हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा। क्या आता है? पहला टॉपिक आता है हमारा पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? तो अगर हम पदार्थ की परिभाषा की बात करें तो कुछ भी हो जिसका द्रव्यमान यानी वजन हो तथा स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। यानी ऐसी कोई भी चीज़ हो जो जिसका द्रव्यमान हो और वो जगह घेरती हो यानी स्थान घेरती हो, उसे क्या कहते हैं? हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कि अब बात करें, वायु क्या है? एक पदार्थ है। पेन है, मेज है, टेबल है और आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जो जगह घेरते हैं और इनके अंदर वजन होता है, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं पदार्थों के प्रकार की, तो अगर हम पदार्थों के प्रकार की बात करेंगे तो मुख्य रूप से पदार्थ हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके शुद्ध पदार्थ, दूसरे अशुद्ध पदार्थ। अगर शुद्ध पदार्थों के प्रकार की बात करते हैं तो शुद्ध पदार्थ आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो तत्व, दूसरे यौगिक। अगर तत्वों की बात करें कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तब तत्व आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। इसी प्रकार अशुद्ध पदार्थों की बात करें हम तो अशुद्ध पदार्थ में आपका मिश्रण आता है और मिश्रण होता है आपका दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो होता है आपका समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। कौन सा होता है? विषमांगी मिश्रण। चलिए अब इन सभी को एक एक करके पढ़ते हैं कि होते क्या हैं। अभी तो हमने इनके नाम देखे हैं, अब इनकी परिभाषाएं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के अणु या परमाणु उपस्थित होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनके अंदर एक ही प्रकार के अणु हों या परमाणु हों, वो क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अगर हम बात करें शुद्ध पदार्थों की, तो मुख्य रूप से शुद्ध पदार्थ आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका तत्व, दूसरा यौगिक। अब इन तत्वों को और यौगिकों को पढ़ते हैं तो आगे की ओर चलें हम, तो इसमें आता है सबसे पहले आपका तत्व। तत्व क्या होता है? तो तत्व की बात करें तो वे शुद्ध पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं तत्व कहलाते हैं। यानी ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। अब आपके जो तत्व हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया था, जैसे कि धातु, अधातु और उपधातु। ये तीनों प्रकार के तत्व होते हैं आपके, धातु, अधातु और उपधातु। अब इन तीनों की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले किसकी? तत्व की बात करें। सबसे पहले जो तत्व हैं आपके उसमें धातु। तो धातु किसे कहते हैं? यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। यानी ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम इत्यादि। ये और भी आपके जितने भी धातु हैं वो क्या करेंगे? जितने भी जो तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अगर धनायन बना रहे हैं तो वो क्या है? धातु हैं। यानी अगर हम बात करें कि तत्वों की पहचान कैसे करेंगे, तो जिनके ऊपर प्लस आवेश आता है, यानी जिन तत्वों पर प्लस आवेश आता है वे क्या होते हैं? वे होते हैं धातु। क्या होते हैं? धातु होते हैं। अगली बात करते हैं आपकी किसकी? उप अधातु की। किसकी बात करते हैं? अधातु की। तो अधातु की बात करें तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और ऋणायन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? अधातु। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, फॉस्फोरस इत्यादि। ये जो एग्जाम्पल हैं आपके, वो किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं आपके अधातु के। अगली बात करते हैं हम उपधातु। उपधातु क्या होते हैं? तो उपधातु की अगर हम बात करें तो उपधातु यानी वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं उपधातु कहलाते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, या फिर ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं उपधातु। जैसे कि बात करें हम बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, ये क्या है? आपके उपधातु के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? तो यौगिक की बात करें हम तो अगर हम यौगिक की बात करते हैं तो वे शुद्ध पदार्थ जिनमें परमाणुओं का निश्चित अनुपात होता है यौगिक कहलाते हैं। यानी ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनके अंदर परमाणुओं का निश्चित अनुपात होता है क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि H2O,
H2SO4, NaCl, AgBr, CaOH का होल्टाइज, CaCO3, यानी जितने भी पदार्थ होते हैं यानी यौगिक हैं, यौगिक क्या होते हैं, ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनमें परमाणुओं का निश्चित अनुपात होता है, वे क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। अगली बात हम करते हैं अशुद्ध पदार्थों की। अशुद्ध पदार्थों में भी सबसे पहले क्या आता है आपका मिश्रण। तो वे अशुद्ध पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, यानी मिश्रण किसे कहते हैं, वे अशुद्ध पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। अगर हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है आपका समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है, पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। अब हम बात करें समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो समांगी मिश्रण है आपका वह मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ समान रूप से घुले होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। यानी ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपके समान रूप से घुले हों, कहने का मतलब उन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे कि पानी और नमक का विलयन, पानी और चीनी का विलयन, पानी और एल्कोहल का विलयन, यानी जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, वे क्या होते हैं, समांगी मिश्रण के यौगिक होते हैं। ये हो गया आपका समांगी मिश्रण। अगली हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण की बात करें तो वह मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का असमान रूप से मिलाया जाता है, यानी ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को असमान रूप से मिलाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि पानी और रेत, पानी और मिट्टी, पानी और तेल, यानी ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल है आपके पानी और रेत। जैसे ही मतलब अगर पानी के अंदर आप क्या मिलाते हो, रेत मिलाते हो, तो क्या होता है कि पानी तो आपका ऊपर रह जाता है और जो रेत है आपका वो तली में जाकर बैठ जाता है। तो आप इस प्रकार पानी और रेत को अलग कर सकते हो। यह था आपका विषमांगी मिश्रण। यानी यहाँ पर खत्म होते हैं आपकी क्या, पदार्थों के प्रकार। क्या होते हैं, पदार्थों के प्रकार खत्म होते हैं। अगली बात करते हैं हम भौतिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं। क्या है, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस। क्या होती है, गैस। तो किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो एक एक करके इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, बात करते हैं ठोस की। तो अगर ठोस की बात करें, इनमें आकर्षण बल अत्यधिक होता है। ठोसों के अंदर जो आकर्षण बल होता है अधिकतम होता है। अधिकतम क्यों होता है, क्योंकि इसमें कण पास पास प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है इनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, मतलब जो ठोस होते हैं आपके उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें जो इन आपके ठोस हैं उनका घनत्व क्या होता है, अत्यधिक होता है। चौथा पॉइंट है, अब देखो इनका क्या है, जो इनके ठोस हैं, ठोस में कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो ठोस में जो कण पास पास होते हैं तो इनमें क्या होता है, उनकी वजह से ऊर्जा भी क्या होती है, इनकी अधिक होती है। और संपीड़ितता नगण्य, जो ठोस होते हैं उनकी संपीड़ितता नगण्य होती है। कहने का मतलब ठोसों को आप सिकुड़ नहीं सकते, ठोसों को आप सिकुड़ा नहीं सकते, हाथों से आप ठोसों को सिकुड़ा नहीं सकते। जैसे कि मान लो कोई लोहे की टेबल है, कोई लोहे की टेबल है, आप उसे हाथों से कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, यानी इसे सिकुड़ा नहीं सकते। इसलिए बोलते हैं हम जो ठोस होते हैं उनकी संपीड़ितता क्या होती है, नगण्य होती है। अब अगला पॉइंट है इसमें, इनमें बहाव का गुण नहीं होता, मतलब जो ठोस होते हैं उनके अंदर बहने का गुण प्रेजेंट नहीं होता है। यह थे आपके ठोस अवस्था के गुण, या ठोसों में क्या क्या गुण होते हैं, ये सारे गुण प्रेजेंट होते हैं ठोसों के अंदर। अगली हम बात करते हैं आपके द्रवों की। किसकी बात करते हैं, द्रवों की बात करते हैं। तो आकर्षण की बात करें तो इनमें आकर्षण ठोसों से कम और गैसों से अधिक होता है। यानी जो द्रव होते हैं वो इनके अंदर जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, ठोसों से कम होता है और गैसों से अधिक। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है, देखो अगर हम इस चित्र बनाकर देखें, ऐसे मान लो कि ये हमारे ठोस हैं, ये हमारा चित्र है ठोस का, ठीक है। यानी इसमें कण जो पास पास होते हैं, इनमें रिक्त स्थान नहीं होता कणों के मध्य। और ये मान लें कि ये हमारे क्या हैं, द्रव हैं, ये क्या हमारे द्रव हैं। और यहाँ पर हम मान लें ये तीसरा पात्र हमारा गैस का, क्या है, गैस का पात्र है। तो आप देख सकते हैं कि ठोसों में जो कण होते हैं आपके वो क्या होते हैं,
अत्यधिक पास पास होते हैं, जबकि द्रवों के अंदर ये क्या बना, दूसरा वाला चित्र है द्रव का और तीसरा वाला किसका है, गैस का। तो अगर हम बात करते हैं जो ठोस होते हैं उनमें कण अत्यधिक पास पास होते हैं, इसलिए उनका आकर्षण अधिक होता है। लेकिन जो द्रवों में होते हैं वो गैसों से कम दूरी पर होते हैं और ठोसों से अधिक दूरी पर, इसलिए जो द्रव होते हैं आपके उनके अंदर आकर्षण बल ठोसों से कम होता है और गैसों से अधिक होता है। अगली हम बात करते हैं किसकी, इसमें आकार, जो द्रवों का आकार है वो अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है। जैसे कि बात करूं मैं, मेरे पास 1 लीटर क्या है, पानी है। मेरे पास 1 लीटर पानी है। अब 1 लीटर पानी है तो सबसे पहले मैं इसको 1 लीटर के पात्र में लेता हूँ। मेरे पास 1 लीटर का पात्र है, उसमें लेता हूँ, तब उसका आकार कुछ और होगा। अब इसी 1 लीटर पानी को मैं किसी दूसरे बर्तन में लेता हूँ। क्या लेता हूँ, किसी दूसरे बर्तन में लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि दूसरे बर्तन या जग में ले लेता हूँ मैं। इसी 1 लीटर पानी को मैं 1 लीटर पानी को जग में ले लेता हूँ, तो इसकी आकार यहाँ पर कुछ अलग हो जाएगा और 1 लीटर के पात्र के अंदर इसका आकार अलग होगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो द्रव होते हैं आपके उनका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अगली हम बात करें कि इनका जो घनत्व है, ठोसों जो आपके द्रवों का घनत्व है वो कैसा होता है, मध्यम होता है। मध्यम होने का मतलब ठोसों से कम और गैसों से ज़्यादा। अगर ऊर्जा की बात करते हैं तो जो आपके द्रव होते हैं उनकी ऊर्जा भी क्या होती है, मध्यम होती है। और अगर संपीड़ितता की बात करें तो इनकी संपीड़ितता भी मध्यम होती है। कहने का मतलब जो आपके द्रव होते हैं उनको आप सिकुड़ा सकते हो। और द्रवों के अंदर जो गुण, भाव का गुण होता है वो प्रेजेंट होता है, जबकि हमने पढ़ा था ठोसों के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है भाव का गुण। ये थे आपके द्रव अवस्था के अभिलक्षण। अगली बात करते हैं हम किसकी, गैसीय अवस्था के अभिलक्षणों की। गैसीय अवस्था के अभिलक्षणों की बात करते हैं तो इनमें आकर्षण बल सबसे कम होता है। जो आपकी गैसें जो हैं उनके अंदर आकर्षण बल सबसे कम होता है। क्यों होता है सबसे कम, क्योंकि यहाँ पर जो कण होते हैं आपके वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है इनका आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है। जो आपकी गैसेज होती हैं उनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, क्योंकि अब आपको पता है जैसे ही आप किसी गैस को, जैसे मैं बात करूँ आपके पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस आपने निकाली और किसी पात्र में रखी, तो यहाँ से निकालोगे वहाँ पात्र तक ले जाओगे, तब तक कुछ गैस वायुमंडल में उड़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आकार भी अनिश्चित हो जाएगा। मतलब पात्र बदलने से इसका आकार भी बदल जाएगा और जैसे आप पात्र बदलोगे बार बार तो वहाँ पर गैस उड़ने लगेगी, इसलिए इसका आयतन भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं किसकी, अगली हम बात करते हैं इनका जो घनत्व है वो सबसे कम होता है। यानी जो आपका गैसों का घनत्व वो क्या होता है, सबसे कम होता है। अगले बात करते हैं, अगले पॉइंट में इनकी ऊर्जा सबसे कम होती है। जो आपकी गैसेज हैं उनकी ऊर्जा सबसे कम होती है, क्योंकि यहाँ पर कण क्या होते हैं, दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी बात करें अगले पॉइंट, इनकी संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। यानी जो गैसेज हैं उनकी संपीड़ितता अधिक होती है। क्यों होती है, कि उनकी जो कण हैं वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें भाव के गुण की, इनमें भाव का गुण सर्वाधिक होता है। यानी गैसों के अंदर जो भाव का गुण है वो सबसे अधिक होता है। तो अगर हम बात करें विसरण का क्रम, विसरण या बहाव का क्रम की बात करें तो सबसे अधिक जो बहाव या विसरण होता है वो गैस का होता है, उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का। ठीक है, अगर इसी क्रम को हम संपीड़ितता का क्रम भी बोल सकते हैं, क्योंकि संपीड़ितता का क्रम भी यही रहता है कि सबसे ज़्यादा संपीड़ित किसको कर सकते हो आप, गैस को, उसके बाद द्रव को, उसके बाद ठोस को। यहाँ पर खत्म होती हैं हमारी पदार्थ की अवस्थाएं। हमने पढ़ा था पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। हमने अब इन तीनों अवस्थाओं के अभिलक्षण भी पढ़ लिए। अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अगला पॉइंट है आपका मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ। क्या है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका। तो अगर बात करते हैं इसकी हम, तो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने सभी भौतिक राशियों के मापन के लिए एक पद्धति विकसित की, जिसे मैट्रिक पद्धति कहते हैं। यानी जो फ्रांस की एक एकेडमी है, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, उसने सभी भौतिक राशियों के मापन के लिए एक पद्धति विकसित की थी, जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक पद्धति। इसमें भौतिक राशियों को एक दूसरे से 10 की घात के गुणज के संबंध में दर्शाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक पद्धति के अंदर जो एक दूसरे की राशि, भौतिक राशि होती है, उन्हें 10 की घात के गुणज के रूप संबंध में दर्शाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, 1 kg बराबर होता है आपका 1000 ग्राम, लेकिन मैं इसे घात के रूप में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 10 की घात 3 ग्राम। ठीक है, इसी प्रकार 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अगर इसको घात में के लिखें,
1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर। यह होती है आपके अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ। अब हम देखेंगे 7 मूल इकाइयाँ, यानी 7 मूल इकाइयाँ, उनके मात्रक और उनके प्रतीक। सबसे पहले बात करते हैं हम, सबसे पहली आपकी मूल इकाई है लंबाई। अब लंबाई का जो लंबाई का प्रतीक होता है वो होता है आपका L, और जो लंबाई का मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर। क्या होता है? मीटर। ठीक है। और जो मीटर को लिखते हैं हम किससे लिखते हैं? M से। इसी प्रकार दूसरी मूल राशि आती है आपकी द्रव्यमान। क्या आती है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को अगर हम बात करें कि लिखते किससे हैं, तो द्रव्यमान को लिखते हैं हम M से, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है आपका, वो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और किलोग्राम को किससे लिखते हैं हम? केजी से। अगली बात करते हैं, अगली भौतिक राशि आपकी है, साथ मूल भौतिक राशि आपकी समय। समय को किससे लिखते हैं हम? समय को लिखते हैं T से, और समय का मात्रक होता है सेकंड, और जिसे लिखते हैं हम S से। अगला है आपका ताप, जिसे हम ताप को किससे लिखते हैं? ताप को लिखते हैं हम T से, और ताप का मात्रक होता है केल्विन, जिसे लिखते हैं हम K से। अगला ही आपकी भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं हम? I से। अब विद्युत धारा को किससे लिखते हैं हम? I से, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसे किससे लिखते हैं? E से। अगला है आपका, अगला कौन सा है? अगला है आपका विद्युत धारा के बाद पदार्थ की तीव्रता। पदार्थ की तीव्रता की बात करें तो इसको लिखते हैं IV से। अब इसका मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला को लिखते हैं हम C से। अगली बात करें पदार्थ की मात्रा की, तो पदार्थ की मात्रा को लिखते हैं N से। अब इसका मात्रक होता है मोल, जिसे लिखते हैं MOL से। यह होती हैं आपकी 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये आपकी होती हैं 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ। अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं, मात्रकों के साथ प्रयुक्त पूर्वलगन। अगला टॉपिक है आपका मात्रकों के साथ प्रयुक्त पूर्वलगन। जैसे कि हम बात करें, डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, और सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, और माइक्रो का चिन्ह आपको इस प्रकार देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। ठीक है। और अगला है आपका नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। उसके बाद एक और इसमें ऐड कर लेना, एक होता है आपका एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, जिसका मतलब होता है 10⁻⁻10। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10। उसके बाद है पिको। पिको का मतलब होता है 10⁻12। उसके बाद है आपका डेका। डेका का मतलब होता है 10⁻1। उसके बाद है दूसरा आपका हेक्टा। हेक्टा का मतलब होता है 10⁻2। और उसके बाद है आपका किलो। किलो का होता है आपका 10⁻3। अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अगला है आपका किलो के बाद गीगा। गीगा का मतलब है 10⁻9, और टेरा। टेरा का मतलब है 10⁻12। ये आपके मात्रकों के साथ पूर्वलगन याद होने चाहिए। अगला अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपको कभी कभी दे दे कि 1 मिली एम्पियर है, कोई विद्युत धारा का मान दे दिया 1 मिली एम्पियर। इसका मतलब 1 × 10⁻3 एम्पियर। अगर हम बात करें जैसे कि कोई धारा का मान दे दिया आपको 2 माइक्रो एम्पियर। 2 माइक्रो एम्पियर का मतलब 2 × 10⁻6 एम्पियर। इसी प्रकार आपको धारा का मान दे दे किसी क्वेश्चन के अंदर कि 60 मिली एम्पियर। 60 मिली एम्पियर का मतलब 60 × 10⁻3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 × 10 × 10⁻3। इस प्रकार आपका बचेगा आंसर 6 × 10⁻2 एम्पियर के अंदर। तो इस प्रकार आप इन भौतिक राशियों के एक दूसरे में बदल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में हम या अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल अवधारणा। क्या पढ़ेंगे? मोल अवधारणा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।